हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई दमदार तरीके से चल रही होगी। और प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कक्षा 9 का विज्ञान का चैप्टर है आज, परमाणु एवं अणु। और मैं आपको सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे बताने वाला हूँ जो पेपर में आते ही आते। हाँ बच्चों, अब अपनी कमर कस के आप बैठ जाइए, क्योंकि अब हर एक क्वेश्चन आपके माइंड में इस प्रकार से मैं बैठाने वाला हूं कि आप उसको जन्मों जन्म तक भूलने वाले नहीं हैं। और सबसे अच्छी बात तो यह है, अब आपके अंदर से विज्ञान का डर बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं आपको इस कदर पढ़ाने वाला हूं, इस आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूं कि यहां से पेपर में 100% आते ही आते हैं पर्सन। तो चलते हैं बच्चों, हम चैप्टर की ओर बढ़ते हुए चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा स्लोगन पढ़ के बताना चाहूंगा। ये माँ बाप के लिए है प्यारे बच्चों, कि जहाँ सुकून मिले वहाँ सिर झुका दिया करे, चाहे वह ईश्वर का दर हो या अपना घर हो, गांव की छाँव हो या माँ बाप के पाँव हो। क्योंकि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम एक मोटिवेशन के साथ क्लास में बैठे। चलिए प्यारे बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आप इस बात को समझिएगा। आपको पता है कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है ये। और सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, ये क्या कहता है, आइए जानते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है। जो द्रव्यमान होता है, ना तो हम उसको उत्पन्न कर सकते और न ही उसको नष्ट कर सकते। ओके। अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं, आइए समझते हैं, छोटे से अर्थ में समझेंगे। आप चाय बना रहे हो और चाय के लिए जो आपने चीनी, पत्ती, दूध, पानी, अदरक वगैरह लिया, उसे बोलते हैं अभिकारक, है ना। और उत्पाद क्या होता है, जो उन सबको क्रिया कराने पर, चीनी, चाय की पत्ती, दूध वगैरह की क्रिया कराने कराने पर जो हमको प्राप्त हुआ चाय, वो क्या था, हमारा उत्पाद। मतलब बराबर के जो एक साइड होंगे वो अभिकारक होंगे और जो बराबर की दूसरी साइड होंगे वो उत्पाद होंगे। ओके बच्चों, तो मैंने क्या बोला, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार न तो किसी पदार्थ को उत्पन्न किया जा सकता है और न ही किसी पदार्थ को नष्ट किया जा सकता। ओके बच्चों, आसान भाषा मैंने आपको समझा दिया है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार न तो किसी पदार्थ को उत्पन्न कर सकते और न ही किसी पदार्थ को नष्ट कर सकते। हालांकि जो अभिकारों का कुल द्रव्यमान होगा वो उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होगा। ओके बच्चों, मैं आशा करता हूँ बहुत ही बिंदास तरीके से आपके समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। निश्चित अनुपात का नियम क्या है। निश्चित अनुपात समझेंगे। किसी शुद्ध यौगिक में उपस्थित तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान अनुपात में होते हैं। कोई शुद्ध यौगिक है और उस यौगिक किससे, जो यौगिक होगा, यौगिक में उपस्थित तत्व सदैव एक ही निश्चित द्रव्यमान अनुपात में होंगे। उदाहरण के लिए जल, क्या है बच्चों, जल। और जल में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान है वो कितना है बच्चों, 1:8 है। अब चाहे वो नाली का जल हो, चाहे समुद्र का जल हो, चाहे नल का जल हो, सूत्र तो क्या रहेगा, H2O। जब सूत्र H2O रहेगा तो द्रव्यमान का अनुपात भी क्या रहेगा बच्चों, 1:8। इसे क्या कहेंगे, निश्चित अनुपात का नियम। यानी किसी शुद्ध यौगिक में उपस्थित तत्व हमेशा एक ही निश्चित द्रव्यमान में होते हैं। इसे ही निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। जैसे जल, और जल का अनुपात क्या होता है, 1:8। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के मुख्य बिंदु लिखे। जो डाल्टन ने सिद्धांत दिया था, परमाणु का सिद्धांत, उसके मुख्य बिंदु क्या थे बच्चों। पहला बिंदु उसने कहा कि सभी पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से बनते हैं। जो पदार्थ होता है ना, जो मटेरियल होता है, वो किससे मिलके बनता है, छोटे छोटे एटम से मिलकर के बनता है, परमाणु से मिलकर के बनता है। पहली बात ये बताई।
दूसरा कहा उसने, एक ही तत्व के परमाणु द्रव्यमान और गुणों में समान होते हैं। जो एक ही तत्व के परमाणु द्रव्यमान गुणों में क्या होते हैं बच्चों, समान होते हैं। और तीसरा बताया, विभिन्न तत्वों के परमाणु अलग अलग होते हैं। जो विभिन्न तत्व हैं उनके परमाणु क्या होते हैं बच्चों, अलग अलग होते हैं। चौथा बताया, परमाणु सरल पूर्णांक अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं। परमाणु से मिलकर क्या बनते हैं बच्चों, यौगिक बनते हैं। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु केवल पुनर्व्यवस्थित होते हैं। जब हम रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो उनमें क्या होते हैं, परमाणु केवल पुनर्व्यवस्थित होते हैं। तो ये डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के कुछ पहलू थे, कुछ बिंदु थे। आगे चलिए बच्चों, परमाणु और अणु में क्या अंतर है। परमाणु किसे कहते हैं, या ये आ जाए, या अणु किसे कहते हैं, या ये आ जाए। ठीक है बच्चों, कैसे बन सकता है क्वेश्चन। तो परमाणु क्या है बच्चों, परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण है। बच्चों जो परमाणु है वो क्या है, तत्व का सबसे छोटा कण, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन अणु क्या है, अणु कब बनता है, अणु बनता है दो या दो से अधिक परमाणुओं को मिलाकर अणु बनता है, जैसे H2O2 या H2O। ओके बच्चों, आगे चलिए। मैंने आपको परमाणु और अणु में अंतर बता दिया। अब देखिए परमाणु द्रव्यमान क्या है। परमाणु द्रव्यमान क्या है मुझे, द्रव्यमान का मतलब आप समझ रहे हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, परमाणु द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का मतलब यहाँ भार से है, वजन से है। किसी परमाणु के द्रव्यमान को कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग की तुलना में व्यक्त करने पर प्राप्त मान परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। आपको पता है बच्चों, समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, पूरा समझ में आएगा, लेकिन समझिए बस इसको गौर से। आपको पता है कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है बच्चों, 6, और भार कितना है, 12। परमाणु भार कितना है बच्चों, 12। तो ये कह रहा है किसी परमाणु के द्रव्यमान को, जैसे कोई हमने परमाणु ले लिया, कार्बन ले लिया, तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 12। परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग की तुलना में व्यक्त करने पर जो प्राप्त परमाणु द्रव्यमान होगा, ओके, उसे क्या बोलेंगे, परमाणु द्रव्यमान कहेंगे। और परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या होती है बच्चों, यूनिट। क्या होती है बच्चों, यूनिट, मतलब यू कह सकते हो, इसकी इकाई यू होती है, यूनिट। आगे चलते हैं, अणु द्रव्यमान क्या है। अभी हमने पढ़ा था परमाणु द्रव्यमान, आप पढ़ेंगे अणु द्रव्यमान। किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान के योग को अणु द्रव्यमान कहते हैं। मतलब एक अणु है, अणु किससे मिलकर के बनना है, परमाणुओं से। तो जो परमाणुओं का द्रव्यमान है, परमाणु के द्रव्यमान का योग ही क्या है, अणु द्रव्यमान। परमाणुओं के जो परमाणुओं के द्रव्यमान का योग है वो क्या बच्चों, अणु द्रव्यमान है। आगे जानिए, H2 का अणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। पहली बात तो ये देखेंगे H2O किस किस से मिलकर के बन रहा है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो बच्चों जो हाइड्रोजन का वो होता है, जो यूनिट है उसकी कितने बच्चों, 1 यूनिट है। हाइड्रोजन की यूनिट कितनी है बच्चों, 1 यूनिट है, ठीक है ना। और ऑक्सीजन की बच्चों कितनी यूनिट है, 16 यूनिट है। मतलब हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 है और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 है। परमाणु क्रमांक कितना है, परमाणु क्रमांक है 1, और परमाणु भार कितना है बच्चों, हाइड्रोजन का 1, लेकिन ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है और परमाणु भार कितना है बच्चों, 16। अब हमारे पास दो तो H, तो 1 H का 1, 2 H का 2 गुणा, अब एक ऑक्सीजन का जो हमारे पास भार है वो कितना है, 16। तो 2 × 1 + 16 कितने हो गए बच्चों, 2 × 2 2 और 16 18। तो H2O का अणु द्रव्यमान कितना है बच्चों, 18 यूनिट। आगे चलिए, CO2 का अणु द्रव्यमान ज्ञात करो। तो C का कितना बच्चों, क्रमांक कितना है, 6,
और परमाणु भार कितना है 12। ठीक है बच्चों, परमाणु भार कितना है बच्चों 12। अब देखो हमारे पास कितने ऑक्सीजन है 2, एक ऑक्सीजन का 16 है तो 2 ऑक्सीजन के 32 और एक कार्बन का 12, तो बच्चों 2 कार्बन के 24 हो जाएंगे। ठीक है ना, और एक ऑक्सीजन के 16, तो 24 और 16 कितने हो जाएंगे बच्चों 44 यूनिट। तो CO2 का परमाणु CO2 का अणु द्रव्यमान कितना है बच्चों 44। NH3 का अणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखिए N का होता है नाइट्रोजन, परमाणु क्रमांक होता है 7 और परमाणु भार है इसका 14 है। ठीक है बच्चों, और हाइड्रोजन का आपको पता है कितना है 1, और कितने हाइड्रोजन है 3, तो 3 गुणा 1, 3 का 3 और 3 14 17 यूनिट है बच्चों इसका अणु द्रव्यमान NH3 का। अब 3-4 मैंने क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, आप इनको अपने आप भी सॉल्व करके देखना, मैं गारंटी देता हूं कि आपके आराम से समझ में आ जाएगा। मोल किसे कहते हैं बच्चों, किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें 6.022 गुणा 10 की पावर 23 कण होते हैं, वो क्या कहलाता है 1 मोल। मतलब किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें 6.022 गुणा 10 की पावर 23 कण होते हैं, 1 मोल कहलाता है। ये किसकी वैल्यू बच्चों 1 मोल की वैल्यू है। अब मोलर द्रव्यमान क्या है। अब देखो बच्चों मोलर द्रव्यमान क्या है, किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान, कोई एक पदार्थ है और उसका मोल का द्रव्यमान क्या कहलाता है मोलर द्रव्यमान। बच्चों ये बहुत ही ध्यान से पढ़ो इस टॉपिक को, ये कक्षा 9 का टॉपिक कक्षा 10 में काम आए, कक्षा 11 में काम आएगा, इसलिए क्लास मिस बिल्कुल भी मत करो बच्चों, है ना। तो किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। और मोलर द्रव्यमान की इकाई क्या होती है बच्चों, क्या होती है बताओ। मोलर द्रव्यमान की इकाई होती है ग्राम पर मोल। ओके बच्चों, अब मोल ज्ञात करने का सूत्र क्या है बच्चों, मोल, हमको मोल ज्ञात करना है किसी पदार्थ का, तो बच्चों उसका जो मोल ज्ञात करने का सूत्र है वो क्या है बच्चों, मोल बराबर दिए गए द्रव्यमान। पहले हम क्या करना है, दिए गए द्रव्यमान और बट्टे में मोलर द्रव्यमान रखना है, तो क्या निकल जाएगा हमारा मोल ज्ञात हो जाएगा। आगे देखिए सवाल 14 है, 18 ग्राम जल में कितने मोल होते हैं। 18 ग्राम जल में, तो पहले हमें जल का सूत्र पता होना चाहिए। तो बच्चों जल का सूत्र होता है H2O। कितना होता है बच्चों H2O। तो जल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, जल का मोलर द्रव्यमान हमको पता है H2, तो कितने हो जाएंगे 2, और O का कितना होता है 16, 16 और 2 18, तो 18 तो ऊपर रख देंगे और 18 नीचे, 18 से 18 कट जाए कितना जाएगा बच्चों 1 मोल। अब आगे देखिए 36 ग्राम जल में कितने मोल होते हैं। हमारे पास 36 ग्राम जल है, 36 ग्राम क्या है बच्चों जल, तो 36 तो हमने ऊपर लिख दिया, और हमको पता है जल का जो वो होता है अणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है बच्चों 18, तो 18 से 36 को भाग दे दी, 18 दूनी 36, कितना आ गया बच्चों 2 मोल। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको भाग 1 पूरी तरह से तैयार करा दिया है, इसमें कुछ क्वेश्चन है आप इनको प्रैक्टिस विद, मतलब प्रैक्टिस के साथ करना, कॉपी पेन लेके बैठना और इनको हल करना, बार बार हल करना, ये आपके समझ में आएंगे। और इसी प्रकार से हमारे कक्षाओं में क्वेश्चंस भी आते हैं। तो प्यारे बच्चों पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और जहाँ कहीं भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ मुझे शेयर करें, मैं आपकी समस्या का समाधान जरूर करूँगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना आप लोग ख्याल रखिए। ओके बच्चों बाय।